नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 8 वैश्वीकरण पर बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं को जान पाएंगे वे हैं: वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण के उदाहरण, वैश्वीकरण के प्रभाव, भारत और वैश्वीकरण तथा वैश्वीकरण के विरोध। पहला बिंदु है वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में कार्यान्वित करते हैं जो कि दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियाद तत्व प्रवाह है। प्रवाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे वस्तुओं का, श्रम का और विचारों का प्रवाह। इनका विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुक्त प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं और यह एक बहुआयामी अवधारणा है। यह न तो केवल आर्थिक परिघटना है और न ही सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक परिघटना है। दूसरा बिंदु, वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारणों में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं वे हैं: उन्नत प्रौद्योगिकी, संचार की क्रांति तथा विश्व की पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में। उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के कारण आज पूरा विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट एवं अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने तथा विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति को जन्म दिया है। पर्यावरण की वैश्विक समस्याएं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक ताप वृद्धि आदि से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा बिंदु, वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्वीकरण की अपनी विशेषताएं हैं, जैसे पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह होना। पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि होना। देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंतर्निर्भरता हो जाती है। विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारी जैसे एंथ्रेक्स, इबोला, एचआईवी, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव आदि। चौथा बिंदु है वैश्वीकरण के उदाहरण। वैश्वीकरण के उदाहरण में विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता को लिया जा सकता है और ये उदाहरण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। युवाओं को कैरियर के विभिन्न नए अवसरों का मिलना, इसका एक उदाहरण है किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा अमेरिकी कैलेंडर एवं समय अनुसार सेवाएं प्रदान करना। वैश्वीकरण का एक और उदाहरण है अनेक खुदरा व्यापारियों को डर है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू होने से बड़ी रिटेल कंपनियां आएंगी और उनका रोजगार छिन जाएगा। इससे लोगों के बीच आर्थिक असमानता में भी वृद्धि हो जाती है तथा फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा
आत्महत्या कर लेना आदि वैश्वीकरण के कुछ उदाहरण हैं। पांचवा बिंदु है वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण के प्रकार में राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव पर। वैश्वीकरण से राज्यों की क्षमता में कमी आई है। राज्य अब कुछ मुख्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाना तथा सुरक्षा आदि तक ही सीमित हैं। अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक हो गए हैं। वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से कार्य भी कर सकते हैं। अतः राजनीतिक प्रभाव के अनुसार राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अब आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व है। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी की जा सकती है। पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ होता है, परंतु श्रम के निर्बाध प्रवाह न होने के कारण विकासशील देशों को कम लाभ होने की संभावना होती है। विकसित देशों द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं तथा वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने सामाजिक सरोकारों से मुंह भी मोड़ रही हैं। अब तीसरे प्रभाव पर बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा मिल रहा है। खाने पीने एवं पहनावे में विकल्पों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लोगों को सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दुविधा महसूस हो सकती है। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण देखने को मिल रहा है, जिसके अनुसार कई संस्कृतियां कहीं ज्यादा ही अलग और विशिष्ट होती जा रही हैं तथा इससे संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर भी पड़ सकता है। छठा बिंदु है भारत और वैश्वीकरण। आजादी के बाद भारत में संरक्षणवाद की नीति अपनाकर अपने घरेलू उत्पादन पर जोर दिया है ताकि भारत आत्मनिर्भर बना रहे। 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति को अपनाया। आज वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जो 1990 में केवल 5.5% ही थी। भारत के अनिवासी भारतीय विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे हैं तथा आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में भी सफल हुए हैं। सातवां बिंदु है वैश्वीकरण का विरोध। वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना भी करते हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। आर्थिक क्षेत्र में भी वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि इससे परंपरागत
संस्कृति को हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्यों तथा तौर तरीकों से हाथ धो बैठेंगे। वर्ल्ड सोशल फोरम WSF नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध भी हुआ, जिसका कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके थे। अंत में आज के पाठ में हम जिन बिंदुओं को जान पाए वे हैं: वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या हैं, वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण के उदाहरण, वैश्वीकरण के प्रभाव, भारत और वैश्वीकरण तथा वैश्वीकरण के विरोध। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगले वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। I hope you enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.